नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आप सभी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KVS, BEd या फिर DLED के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके पेवलव, बी है थॉर्नडाइक, सी है ब्रूनर और 4 है मैस्लो। तो जो गाइस करेक्ट आंसर है वो है इब्राहिम मैस्लो। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आ चुका है पेपर 1 में, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इस पुस्तक में उन्होंने मेंशन क्या किया था? तो गाइस ये जो पुस्तक थी, जो बुक थी मैस्लो की, उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति जब डेवलप करता है, यानी किसी भी व्यक्ति का जब विकास होता है तो वो किन किन स्टेजेस से विकसित होता है और उन सभी स्टेजेस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी पर्सनालिटी में मोटिवेशन का काम करती हैं। यानी कि जब पर्सनालिटी में जब बच्चा किसी स्टेज में होकर गुजरता है तो उस स्टेज में कौन सी चीज़ें हैं जो उसकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा बेटर बनाती हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जो उसे मोटिवेट करती हैं, जबकि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे डीमोटिवेट करती हैं और उसकी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा नेगेटिवनेस की तरफ ले जाती हैं। पेवलव के बारे में आप सभी जानते हैं कि पेवलव थे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने ही दी थी। थॉर्नडाइक की बात करी जाए तो थॉर्नडाइक ने दी थी थ्योरी ट्रायल एंड एरर की। और क्या है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, हमने काफ़ी डीप में स्टडी की थी। ब्रूनर के बारे में बात करें तो उन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड की थी अपनी थ्योरी को कि किस तरीके से किसी भी बच्चे को सिखाया जा सकता है। आइकॉनिक स्टेज दी थी, सिंबॉलिक दी थी, तो उन्होंने कुल ऐसी 3 स्टेजेस बताई थी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 है अभ्यास के नियम पर, बी है तत्परता के नियम पर, सी है प्रभाव के नियम पर और डी है सादृश्य अनुक्रिया के नियम पर। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है प्रभाव के नियम पर। गाइस स्किनर का जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। कैसे? प्रभाव के नियम में हमने देखा है कि किसी भी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ की तरफ प्रभाव पड़ता है तभी उस चीज़ के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और यही चीज़ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे स्किनर, उन्होंने भी यही चीज़ प्रूव करी थी। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रभाव का नियम क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स की जो थ्योरी थी या जो आप कह सकते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो थ्योरी स्किनर की थी और वो बिल्कुल थोड़ी बहुत जो है रिजेंबल करती है थॉर्नडाइक की थ्योरी से। अभ्यास का नियम क्या कहता है? थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है, ठीक है ना, तो एक बार आपने सीखा, फिर उसके ऊपर अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इससे क्या होता है, उस चीज़ में आपको और परफेक्शन मिल जाती है। जैसे थॉर्नडाइक की जो बिल्ली थी, उसने जब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि फिश का जो टुकड़ा था वो पिंजरे के बाहर रख दिया और फाइनली क्या होता है कि जब बिल्ली पिंजरे के अंदर होती है और भूखी होती है तो 3-4 बार पैर मारने के बाद जब वो अभ्यास करती है तो उसके बाद एक बार ऐसा होता है कि पिंजरा खुल जाता है। नेक्स्ट है तत्परता का नियम। तो ये तत्परता का नियम कहता है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी टीचर को इंस्ट्रक्शन देता है या कोई चीज़ पढ़ाता है तो वो तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक कि बच्चे की अंदर की खुद इच्छा ना हो पढ़ने की। तो यही है तत्परता का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम मतलब कि कोई भी व्यक्ति के सामने जब कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो कई तरीके के अटैम्प्ट करता है और उनमें से कोई अटैम्प्ट उसका सक्सेसफुल हो जाता है और कई सारे अटैम्प्ट जो होते हैं वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर 2 में आ चुका है। बोबोडॉल स्टडीज़ प्रयोग किया गया था, तो आपको बताना है कि बोबोडॉल स्टडीज़ प्रयोग किस पर किया गया था या किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 है थॉर्नडाइक ने, 2 है एल्बर्ट बंडूरा ने, सी है जेरोम ब्रूनर ने और 4 है कोहलर ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है एल्बर्ट बंडूरा। गाइज आपने देखा होगा और हमने काफ़ी डीप स्टडी भी की थी बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो गाइज बंडूरा की जो थ्योरी थी वो सोशल लर्निंग थ्योरी के नाम से विख्यात है। अभी सोशल लर्निंग होती क्या है? तो ये एक्सपेरिमेंट किया था एल्बर्ट बंडूरा ने। एक बच्चे को एक बच्चा ए रूम में था और एक बच्चा बी रूम में था, ठीक है, और यहाँ पर एक टीवी थी। तो एक जो बच्चा था जो ए रूम में है और एक जो बच्चा जो बी रूम में है, ए वाले बच्चे को पॉजिटिव चीज़ें दिखाई गई जब उसे एक डॉल दी गई जिसका नाम था बोबो,
ठीक है ना। तो ये डॉल डॉल जब दी गई थी ए वाले रूम के बच्चे को, और इससे टीवी में दिखाया गया कि डॉल की बहुत केयर करनी है, उसे अच्छे से खाना खिलाना है, ठीक है, उसे अच्छे से नहलाना धुलाना है, उसको गोद में लेके रखना है, तो काफ़ी प्लीजेंट बिहेव करना है डॉल के साथ में। तो बच्चा क्या करता है डॉल के साथ में, सॉरी टीवी में उसको दिखाया जाता है कि एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में बिहेव करना है, यानी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना है, उसका ध्यान रखना है, चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें दिखाई गई थी ए वाले रूम में, जबकि बी वाले रूम में जो बच्चा था उसको टीवी में दिखाया गया था जो अग्रेसिवनेस है वो दिखाया गया था, चिल्लाना दिखाया गया था। तो ये सब चीज़ें यानी कि जो उसके बिहेवियर को बहुत ही ज़्यादा दूषित करती है, ऐसी चीज़ों को दिखाया गया था, जैसे कि चिल्लाना, मारना, पीटना। तो ये बच्चा क्या करता है जो बी रूम में होता है, वो डॉल को मारता है, उसके खींचकर पैर तोड़ता है, उसको पटकता है। तो ये चीज़ें क्या प्रूफ करी थी, इन दोनों की रीडिंग्स पे एल्बर्ट बंडूरा ने ये निष्कर्ष निकाला कि इंसान जो है अपने समाज यानी अपने आसपास की हो रही चीज़ों को देखकर ही सीखता है, और इसी को उन्होंने शॉर्ट में टर्म दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी, और ये थी एल्बर्ट बंडूरा की। तो यही जो एक्सपेरिमेंट था उनका, ये बोबो डॉल के ऊपर किया गया था, ठीक है ना। कोहलर की ब्रूनर के बारे में बात कर चुके हैं, थॉर्नडाइक के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोहलर की बात करी जाए तो कोहलर और कोफ्का और वर्दाइमर इन्होंने गेस्टॉल्ट थ्योरी दी थी, और कोहलर एक कलीग थे जो 3 मनोवैज्ञानिक थे, वर्दाइमर, कोफ्का और कोहलर, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट था सुल्तान के ऊपर, जो चिंपैंजी था सुल्तान, उसको 2 स्टेजेस में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने ये निकाला था निष्कर्ष कि किसी भी चीज़ को अगर हम एज अ होल देखें, यानी किसी भी चीज़ को समग्र रूप से देखें, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा सिंपल दिखाई देगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल। जैसे कि अगर पहले जब उन्होंने सुल्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें क्या हुआ था कि सुल्तान को स्टिक दे दी गई थी और केज के अंदर, पिंजरे के अंदर, और उस पिंजरे के बिल्कुल ऊपर में केले लटका दिए गए थे। पहले तो क्योंकि चिंपैंजी यानी कि सुल्तान बहुत ज़्यादा भूखा था, तो वो कूदता है यहाँ से वहाँ, तो उसे केले नहीं मिलते। फिर उसको उसके दिमाग में सूझ आती है, तो वो क्या करता है, जो उसने लकड़ी ली थी या जो उसने स्टिक ली थी, स्टिक से केले उतार कर वो खा जाता है। तो ये इसको हम सूझ का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। असफलता ही सफलता का आधार है, थॉर्नडाइक के इस नियम की पुष्टि करता है। आपको बताना है कि असफलता ही सफलता का आधार है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है जो इस स्टेटमेंट की पुष्टि करता है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिले। ऑप्शन नंबर 1 है प्रभाव का नियम, बी है अभ्यास का नियम, सी है तत्परता का नियम, और डी है उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अभ्यास का नियम। आपने पढ़ा होगा और हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि अभ्यास का नियम ये कहता है थॉर्नडाइक का कि किसी भी चीज़ को अगर किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो उसको आपको कई बार प्रयास करना है, और कई बार प्रयास करने के बाद यानी कई बार असफल होने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप सफल हो जाते हैं। तो यही है असफलता से सफलता, असफलता ही सफलता का आधार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये कथन किसका था? ऑप्शन नंबर 1 है स्टैनली हॉल, ऑप्शन नंबर बी है वैलेंटाइन, ऑप्शन नंबर 3 है किल पैट्रिक, और ऑप्शन नंबर 4 है क्रो एंड क्रो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। और गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इन्हें आपको याद करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे कोई फेरबदल नहीं होता। तो एज इट इज़ ये वर्ड आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं, अगर आप इसको रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको एक नंबर ऑलरेडी मिल जाता है। तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है आपको याद ही करने पड़ेंगे। और कैसे याद करने हैं हमने डिस्कस करा हुआ है कि आपकी जो साइकोलॉजी की जो नोटबुक होती है उसके ऊपर बिल्कुल जो खाली स्पेस रहती है, जो डेट और टॉपिक के लिए रहती है, वहाँ पे आप एक एक साइकोलॉजिस्ट के स्टेटमेंट को लिखते जाओ, और जब भी आप पेज टर्न करेंगे तो एक एक साइकोलॉजिस्ट का जो स्टेटमेंट है वो आप सभी के सामने आएगा, और उसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो ये जो स्टैनली हॉल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था, यानी काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी की थी किशोरावस्था की। और दूसरा जो नाम आता है वो आता है हॉल का, ठीक है ना। जो हॉल थे उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टडी की थी, और
जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है, तूफान की अवस्था कही जाती है और अलग अलग नाम होते हैं। वो क्या नाम होते हैं हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप चाहें तो साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर ये सब देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है। आपको बताना है कि जो दी गई निम्न अवस्थाएं हैं इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जिनमें नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 है बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 है किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर 4 है प्रौढ़ावस्था। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नेतृत्व का जो सबसे बड़ा गुण है या जो गुण है वो सर्वाधिक डेवलप होता है किशोरावस्था में। ऐसा क्यों होता है गाइस? हमने पढ़ा था, जब हम किशोरावस्था के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि इस एज में आवेग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी मैक्सिमम स्टेज पे होता है, और इस कारण बच्चे क्या चिड़चिड़े होते हैं, रीजनिंग उनके अंदर आ जाती है, तर्क देना समझ जाते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों के अंदर चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है और बच्चे क्या करते हैं, हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वीर पूजा करते हैं। वीर पूजा मतलब हमने डिस्कस किया था कि वो किसी एक इंसान को, जैसे सलमान खान को या फिर किरण बेदी को अपना एक रोल मॉडल समझ लेते हैं और उन्हीं की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये नेता और धीरे धीरे क्या करते हैं, जो उन्होंने गुण अपने वीर से सीखा होता है यानी अपने रोल मॉडल से सीखा होता है, वो अपने ग्रुप बना लेते हैं और उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यही चीज़ आपको किशोरावस्था में देखने को मिली थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्मन के स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट में कार्डों की सही संख्या क्या थी। ऑप्शन नंबर 1 है 10, ऑप्शन नंबर बी है यानी 2 है 15, ऑप्शन नंबर 3 है 31 और ऑप्शन नंबर 4 है 20। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 31। यहाँ पे जो 3 कार्ड होते हैं गाइस उनके ऊपर धब्बे बने होते हैं, ठीक है ना, और जो एक कार्ड होता है वो होता है खाली, और ये होता है जो आपने परसेप्शन दी है तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या निकला है उसके वो बताने के लिए आपका एक खाली कार्ड होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से गलत का चयन कीजिए। आपको बताना है कि दिए गए कूट में से कौन सा है जो रॉन्गली मैच्ड है। ऑप्शन नंबर 1 है बुद्धि लब्धि को टर्मन द्वारा दिया गया था, बी है मानसिक आयु बिने द्वारा दी गई थी, बुद्धि लब्धि का सूत्र स्टर्न द्वारा दिया गया था और बुद्धि का बहुखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो स्टर्न द्वारा नहीं दिया गया था, ठीक है ना। बुद्धि लब्धि मीन्स होता है IQ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम किस प्रकार की विविधता को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है रचनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 है शारीरिक और ऑप्शन नंबर 4 है मानसिक। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रचनात्मकता को प्रभावित करता है वंशानुक्रम हमारा, यानी कि अगर हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे दादा दादी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थे तो वो जो जीन से हमारे अंदर भी एंटर करेगी और हम भी ज़्यादा रचनात्मक होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास की शुरुआत होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट पेपर 1 में आ भी चुका है। तो विकास की अवस्था, विकास एग्जैक्टली शुरू कब होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और ऑप्शन नंबर डी है प्रसवपूर्ण अवस्था से। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है प्रसवपूर्ण अवस्था, यानी कि जब एक बच्चा जन्म नहीं लेता, जब एक भ्रूण होता है तभी उसका विकास हो रहा होता है। तो कई सारे लोग को कन्फ्यूजन होती है, वो लोग सोचते हैं कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो शैशवावस्था से उसकी शुरुआत होती है। तो जब भी आप डेवलपमेंट पढ़ते हैं गाइस, तो आप डेवलपमेंट हमेशा आप शैशवावस्था से पढ़ते हैं, यानी विकास शैशवावस्था से बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। लेकिन जो विकास होता है बच्चे का वो प्रसव पूर्व से ही स्टार्ट हो जाता है, जब वो एक भ्रूण की अवस्था में होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपके पेपर 2 में क्वेश्चन आ चुका है और पूरी उम्मीद है कि आप इसे सुपर टेट या फिर किसी और एग्जाम्स में देखें। तो मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन नंबर बी है मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो, ऑप्शन नंबर 3 है विलियम वुंड और ऑप्शन नंबर 4 है विलियम जेम्स। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है इब्राहिम मैस्लो।
अगर बात करें जाए सिगमंड फ्राइड की, तो सिगमंड फ्राइड ने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी, यानी कि गत्यात्मक विकास की जो अवस्थाएं थी वो सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई थी। अब बात करें इब्राहिम मैस्लो की, तो उन्होंने मानवतावाद का सिद्धांत दिया था। विलियम वुंड की बात करें तो उन्होंने जर्मनी के लिप्जिग में सबसे पहले साइकोलॉजी की जो लैब थी वो खोली थी। विलियम जेम्स की बात करें तो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आगमन विधि के सोपान क्या नहीं है। आपको बताना है कि जो आगमन विधि है यानी कि इंडक्टिव मेथड, उसकी क्या क्या स्टेजेस नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर 3 है एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। और ऑप्शन नंबर डी है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है इवैल्यूएशन। जबकि इवैल्यूएशन की जगह अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख दें तो ये एक आपकी स्टेज तैयार हो जाती है इंडक्टिव मेथड की, यानी कि आगमन विधि की। तो एग्जाम्पल, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर एनालिसिस और फिर जनरलाइजेशन, यही है आगमन विधि की स्टेजेस यानी कि सोपान। तो एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम एक एज अ टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों के सामने हम एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई सारे पेड़ दे दिए बच्चों के सामने, ठीक है ना, एक लिप्टस का दे दिया, ठीक, एक पीपल का दे दिया, एक लता रूपी दे दी। तो अब बच्चों के सामने आपने ये सारे दिखाए और उससे पूछा कि बच्चे ये सब क्या है, तो बच्चे सबको देखकर कहते हैं कि मैम ये पेड़ है, ठीक। तो ये हुआ आपका ऑब्जर्वेशन। जब आपने एग्जाम्पल दिया तो बच्चे ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद आपको बताया, एनालाइज किया और उसके बाद फिर जनरलाइज किया। कैसे, आपको ध्यान देना है कि बच्चे के सामने जब आपने एग्जाम्पल दिया तो बच्चे ने इन सब चीज़ों को देखा, ठीक, ऑब्जर्व किया कि है क्या चीज़, ठीक। उसके बाद एनालाइज किया कि इन सब में समानता क्या है, यानी कि पीपल के पेड़ में, इस लता में और लिप्टस के पेड़ में क्या समानता है। और उसके बाद फिर जनरलाइज किया कि हाँ ये तीनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दैट इज प्लांट्स या फिर ट्रीज, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, परियोजना पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर 1 में आ भी चुका है और पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने सुपर टेट के एग्जाम में देखें। ऑप्शन नंबर 1 है आपका वॉटसन। ऑप्शन नंबर बी है पेवलॉव। ऑप्शन नंबर 3 है कोफका और ऑप्शन नंबर 4 है विलियम जेम्स। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है वॉटसन, यानी कि परियोजना पद्धति के जो प्रतिपादक थे वो है वॉटसन, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपके पूरे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। सॉरी गाइस, इसका आंसर आपको किलपैट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे विलियम किलपैट्रिक। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यानी कि प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था किलपैट्रिक। तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। सॉरी, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन आपका सेलेक्टिव है, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में से, यानी कि यूपी टेट, सी टेट, आपके सुपर टेट में से क्वेश्चन ये सारे दिए गए हैं और आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी आए या फिर देखने को मिले। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं जिसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट अपडेट को अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकें। तब तक के लिए बाय बाय।